के इस आईपा के मुहिम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और आईपा ने जिन जिन विषयों पर इस समय मुहिम चला रखी है, वाकई में वह काबिल तारीफ़ है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की, जिसके अंतर्गत जानते हैं किस तरीके के उतार चढ़ाव हैं। चूँकि 2022 का चुनाव आ चुका है और बनारस जो है, यहाँ की अगर बातें की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से काफ़ी चर्चित सीटें हैं। और इस समय जो 2022 का चुनाव है, कहीं ना कहीं से वाराणसी विकास मॉडल पर ही चुनाव होंगे। तो आज हमारे साथ इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं कृष्ण मोहन गुप्ता जी, जो कि यहाँ पे पूर्व में कई सरकारों के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, जानते हैं क्या हाल है इस समय। स्वागत है कृष्ण जी आपका यहाँ पे, चूँकि वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। और बातें की जाएं तो क्या उतार चढ़ाव देखते हैं इस समय, मौजूदा स्थिति क्या नज़र आती है? इस समय बनारस की स्थिति तो इतनी अच्छी है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। वह दौर देखा हूँ जहाँ बाबतपुर से बनारस आने में 2 घंटे लगते थे, और आज की स्थिति यह है कि 15 से 20 मिनट में हम लोग बनारस पहुंच जाते हैं। अच्छी सड़कें हैं, ओवरब्रिज बने हैं। हॉस्पिटलों की यह स्थिति है कि उस समय सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर लोग भागते थे, लेकिन आज हॉस्पिटल इतना विकास किया है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भूलते जा रहे हैं। उसी तरह हमारे यहाँ शिक्षा का भी स्तर बढ़ा है। सारे स्कूलों को वाईफाई से जोड़ा गया है, कंप्यूटर लगाया गया है। कभी जो चीज़ हम लोग सोचे नहीं थे कि बच्चे हमारे कंप्यूटर पढ़ पाएंगे, वो आज कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं। चूँकि पूर्व की अगर बातें की जाए, पूर्व में यहाँ पे लगातार 32 सालों से जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर है। काफ़ी वरिष्ठ नेता थे यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे फिर सांसद होते हैं राजेश मिश्रा जी। उसके बाद अगर फिर बातें की जाए तो फिर बीजेपी के पाले में ये लोकसभा की सीटें आती हैं। मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ पे जीतते हैं। उसके बाद फिर पीएम नरेंद्र मोदी जी अब यहाँ पे 2014 से काबिज हैं, लगातार 2 बार से सांसद हैं। तो इस बीच की अगर बातें की जाए तो पूर्व की अगर बातें की जाए क्राइम ग्राफ की, चूँकि पूर्वांचल का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सप्तसागर मंडी, दवा की मंडी सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। विश्वेश्वरगंज मंडी है, यहाँ पे दाल मंडी है, यहाँ पे हड़ासराय है। तो तमाम यहाँ पे कई मंडियाँ हैं यहाँ पे और एक हब है। तो कितना अंतर आप देखते हैं? क्राइम ग्राफ जो शार्प शूटर हुआ करते थे काफ़ी, यहाँ पे अक्सर जो है रंगदारी वगैरह मांगा करते थे, क्या तब्दीलियाँ नज़र आती हैं इसमें? अपराध तो पहले से बहुत ही कंट्रोल है। नहीं, आए दिन व्यापारियों की हत्याएं होती थी। कोई भी जाति का हो, अगर वो बड़ा व्यापारी है तो उससे रंगदारी मांगी जाती थी। जितने पुराने बदमाश थे आज लगभग सभी गायब हो चुके हैं, और यह जो है सरकार की देन है। आज का व्यापारी खुशहाल है, संपन्न है। इस नाते वह सरकार की योजनाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जैसे अयोध्या का राम मंदिर देख लीजिए, उसमें व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। इसके साथ हम एक चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे, चूँकि जैसे यहाँ पे देखा जाए तो क्राइम ग्राफ कम करने के लिए बुलडोज़र नीति लाई गई, जिससे बुलडोज़र काफ़ी चले यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे शार्प शूटर जो थे उनके घर पे हथौड़े चले, तोड़े गए यहाँ पे। इसी कड़ी में कई एक शार्प शूटर थे यहाँ से फरार भी हुए, और कई गैंगवार मारे गए, कई का इनकाउंटर हुआ यहाँ। इसके साथ साथ अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर जो बातें की जाए तो चिकित्सा के जो क्षेत्र में जो है यहाँ पे कितने अंतर देख रहे हैं आप? चूँकि ये बनारस जो है एक हब है चिकित्सा का, चूँकि यह यूँ कहा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये एक हब है यहाँ पे। और यहाँ का जो विकास मॉडल जो है, काशी कॉरिडोर है, रिंग रोड है, तो क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, या फिर जो समीकरण जो बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो समीकरण जो बन रहे हैं, यहाँ की लोकल जो मतलब जो रीजनल की जो पार्टियाँ जो हैं, सुभाषपा है यहाँ पे, उसके साथ साथ पल्लवी पटेल हैं, एक गुट जैसे इनके साथ होता है, दूसरा गुट अनुप्रिया पटेल के साथ होता है। तो कितना अंतर आप देखते हैं? क्या ये गुटबाजी जो है ये फ़ायदेमंद का सौदा रहेगी विपक्षियों के लिए? आपने बात किया विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, तो विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। अयोध्या का राम मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर, ये इतिहास रच दिया है मोदी जी ने, इसमें दो राय नहीं है। और रह गई राजनीति में जो गुटबाजी चल रही है, उनका देखिए पारिवारिक गुटबाजी है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के योगी जी और उधर मोदी जी, इन लोग न परिवार बात कर रहे हैं और न इनके यहाँ कोई गुटबाजी है। मोदी जी चाहते तो अपने भाइयों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते, लेकिन उन्होंने कभी
इस चीज़ को महत्व नहीं दिया। हमेशा उन्होंने परिवारवाद को दूर रखा और आज भी दूर है। बीजेपी अक्सर निशाना साधती है कांग्रेस मुक्त भारत, जैसे बीच में चल रहे थे नारे इनके, काफ़ी मतलब कि प्रचलन में आ गया था। एम्स की बातें की जाएं, कांग्रेस वालों का कहना है कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुए हैं कांग्रेस समय में, जो अंतिम समय पर जब एम्स जाते हैं लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो चाचा नेहरू उन्हें बताते हैं कि ये देखिए मेरे विकास कार्य हैं। तो इस तरीके के अभी क्या तोड़ यहाँ पर नज़र आते हैं कुछ नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यहाँ पे कितना आपको तब्दीली नज़र आती है? अरे भाई, भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, उसमें एक एम्स जैसा तो होना ही चाहिए था, लेकिन जो सुविधाएं आज मिल रही है उसी एम्स में उस समय नहीं मिलती थी। हर आदमी के पहुंच से दूर था वह, हर आदमी वहाँ नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज एक गांव का भी छोटा से छोटा आदमी एम्स में जाके अपना इलाज करा ले रहा है, मुंबई पहुंच जा रहा है, कैंसर का इलाज कर रहा है। इसमें दो राय नहीं। बनारस जैसे शहर में जब कैंसर की व्यवस्था कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, यहाँ कैंसर के रोगियों को मुंबई भेजा जाता था और उसमें लगभग 70% तो मर ही जाते थे। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बातें की जाए, शिक्षा क्षेत्र में यहाँ पे बनारस फिर वहीं पे घुमा फिरा के फिर आ जाता है कि विकास मॉडल की जो बातें हैं, और यहाँ पे हब जो है, क्या कारण ऐसा रहा कि चूँकि हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार में अनुभव भी काफ़ी आपके पास है, तो ये क्या कारण रहा कि जैसे कि अगल बगल के जो जनपद हैं, जो बनारस के जो सटे हुए से भदोही हो गया, चंदौली हो गया, हालांकि पूर्व में ये बनारस का हिस्सा था, अलग कर दिया गया, आजमगढ़ है सटा हुआ, इससे मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, तो यहाँ पे उस तरीके के विकास कार्य मतलब कि अगर कहें जाए जो लोग यहाँ पे आते हैं वाराणसी में एजुकेशन के लिए, चिकित्सा की व्यवस्था के लिए, ये थोड़े अछूते रह गए विकास कार्यों में। तो ये क्या बीजेपी इसमें कुछ कर पा रही है या उसी हाल उसी तरह रह गए? नहीं, बनारस में आने के बाद कोई विकास से अछूता नहीं है। एजुकेशन के लिए विश्व की जाने मानी संस्था BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको मालवीय जी ने अपने खून पसीने से सींचा है, और बनारस में 4 यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई बात ऐसी बात नहीं है। यहाँ शिक्षा तो बहुत बड़ी है, और अब जो भाजपा के शासनकाल में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा प्राइमरी का बच्चा भी कंप्यूटर की शिक्षा ले रहा है, जो कभी हम लोग नहीं सोचे थे। इसमें अगर बदलाव की बातें की जाए तो चूंकि अब जैसे जो दावे जो कर रहे हैं, ये अंतिम सवाल हम आपसे ले रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो दावे हैं यहाँ पे कि इस बार सरकार पलट देंगे हम लोग, मतलब कि सरकार जो है इस बार बीजेपी से नाराज़ हैं। इससे पूर्व की अगर बातें की जाए, काम बोलता है जैसे इनके नारे फ्लॉप हुए यहाँ पे, उससे पहले की बातें की जाए तो फील गुड जैसे नारे थे वही फ्लॉप हुए। अब जैसे सबका साथ सबका विकास हूँ और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस टाइप के जो नारे, तो इन नारों का जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें जो कंडीशन क्या आपको नज़र आती है बनारस में? देखिए, मुलायम की जहाँ तक बातें हैं सपा सरकार की, वो आज के डेट में कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ वो 300 यूनिट पूरे महीना में बिजली नहीं दे पाएंगे। पहले भी नहीं देते थे, 7 घंटा 8 घंटा बिजली मिलने में सब कुछ हो जाता। तो पब्लिक आज इसको याद कर रही है। आज 24 घंटे आप बिजली पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो कांग्रेस का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ठीक है, उनका भी सोचना अच्छी बात है। महिलाओं को, लड़कियों को स्थान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। समाज में सबको मिलजुल कर लड़ने का अधिकार है, सारे लोग लड़ते ही हैं। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने के लिए, क्या कहेंगे इस मुहिम को? हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, क्या कहेंगे इस मुहिम को आप? अरे भाई, आपके इस आईपा के मुहिम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और आईपा ने जिन जिन विषयों पर इस समय मुहिम चला रखी है, वाकई में वह काबिल तारीफ़ है। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन जी, जिन्होंने बताया कि बनारस के क्या हाल हैं और क्या नज़रिया है 2022 के वोटों के समीकरण का। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।